नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फिलहाल आज बड़ी खबर निकल के आ रही है। 3 मार्च में यूएनएचआरसी ने भारत ने यूएन में पाकिस्तान को फिर से किया एक्सपोज। इस बीच आपको बता दें, पाकिस्तानी नेताओं ने ही माना आतंकवाद की फैक्ट्री बना उसका देश दिया। भारत का बड़ा बयान निकल के आया। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। फिलहाल मुंबई पावर आउटरीच साजिश के खुलासे पर तिल मिलाया चाइना। बोला बिना सबूत आरोप लगा नहीं सकते। बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चाइना की भी आपको बता दें मुश्किलें बढ़ गई है। मुंबई ब्लैकआउट आखिर क्या है चीनी कनेक्शन। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल अमेरिका ने रूस पर लगाया प्रतिबंध, बढ़ा तनाव। जी आपको बता दें, बाइडेन प्रशासन आने के बाद रूस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएंगे। इसके बारे में आप क्यों, इस बीच चौथी बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल पाकिस्तान अब सरेंडर होता नजर आ रहा है। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सीमा पर सीज फायर को लेकर सेना पूरी तरीके से अलर्ट और बातचीत के जरिए मसले के हल के बीच फिलहाल नहीं हुई है। अभी एक हफ्ते के अंदर कोई सीज फायर का वायलेशन, ये भी आपको बताएंगे। अच्छी खबर है। लेकिन इस बीच दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल में दहाड़ जिहादियों 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल छोड़ दोगे या फिर जहन्नुम में भेज देंगे। जी हाँ, बड़ी खबर। सीएम योगी ने ममता के गुंडों को दी चेतावनी। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की ताबड़तोड़ रैली होने वाली है। इस बीच दोस्तों गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है। गुजरात में कांग्रेस पार्टी का हुआ सफाया। तो दोस्तों सब कुछ खबर जाने के, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब देगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर इस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों फिलहाल यूएन में भारत ने कहा पाकिस्तानी नेताओं ने माना आतंकवाद की फैक्ट्री बना उनका देश। अब एक्सपोज यूएन में भारत ने किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान लगातार अपनी धरती पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान हटाने के लिए भारत की छवि खराब करने की कोशिश में लगा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत के यूएन स्थायी मिशन के प्रथम सचिव पवन कुमार वाधे ने कहा है कि फिलहाल पाकिस्तान भारत के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार के लिए इस महान मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है और परिषद का ध्यान इसकी अपनी जमीन पर हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन से हटाने के लिए कर रहा है, जो कि पहले जैसे ही बने हुए हैं। वाधे ने कहा कि फिलहाल पाकिस्तानी नेताओं ने यह तथ्य स्वीकार किए हैं कि उनका देश आतंकवादियों का कारखाना बनता जा रहा है। पाकिस्तान उस आतंकवाद को दरकिनार कर रहा है जो कि मानवाधिकारों के हनन का सबसे घृणित रूप है और आतंकवाद का समर्थन करने वाले मानवाधिकारों का सबसे बुरा हनन करते हैं। बाघे ने आगे कहा है कि फिलहाल वे लोग जो पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे गलत कर्मों के बारे में बोलते हैं, उन्हें जबरन अगवा करवाना, गैर न्यायिक हत्याएं और मनमाने तरीके से उन्हें विरासत में लेने का काम पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि यूएन में पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है और अब तो पाक के नेताओं ने भी माना कि आतंक की फैक्ट्री है। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, चीन की खुली पोल। तो अब चीन नेपाल झाड़ा पल्ला साजिश के खुलासे से तिल मिलाया चाइना। जी हाँ, मुंबई ब्लैकआउट। दरअसल मुंबई ब्लैकआउट के पीछे चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। अमेरिकी एजेंसी के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर में दावा किया गया है कि चीन भारत में साइबर अटैक की फिराक में है और रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन अभी भी भारत में ब्लैकआउट की साजिश रच रहा है और इस खुलासे के बाद चीन घबरा गिर गया है। हालांकि चीन अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। ब्लैकआउट साजिश पर चीनी विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है कि चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने रिपोर्ट को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया है। अक्सर साइबर अटैक के लिए आरोपों में घिरे रहने वाले चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल चीन साइबर सुरक्षा के पक्ष में दृढ़ता से खड़ा हुआ है और किसी भी तरीके के साइबर अटैक का चीन पुरजोर तरीके से विरोध करता था। बिना सबूत के साइबर हमलों के लिए अटकलों के आधार पर आरोपों का कोई महत्व नहीं है। बिना पर्याप्त सबूत के आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। इससे पहले इंटरनेट के उपयोग का अध्ययन करने वाली मैसूचेट्स स्थिति कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी हालिया रिपोर्ट में भारत के पावर सेक्टर को चीन के रेड इको ग्रुप द्वारा निशान बनाए जाने का खुलासा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रविवार को रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट के आधार पर एक खबर प्रकाशित की थी और इस खुलासे के सवाल से उठता है कि फिलहाल एलएसी पर
तनाव के बीच मुंबई ब्लैकआउट के जरिए चीन भारत को क्या संदेश देना चाहता है, चीन के इरादे क्या हैं, और आपको बता दें इसी के जरिए अब चीन एक्सपोज हुआ है। तो चीन तिलमिलाक बोला फिलहाल बिना सबूत आरोपों का कोई मतलब नहीं, यानी सबूत दिखाओ। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने एक बार फिर रूस पर लगा दिया प्रतिबंध, बाइडेन प्रशासन ने का बड़ा एक्शन। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन ने रूस के विपक्षी नेता अलेक्सी नवल्नी पर जानलेवा हमले के और बाद में उन्हें जेल में डालने को लेकर रूस के अधिकारियों और व्यापारों पर मंगलवार को प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। बाइडेन प्रशासन के वरिष्ठ अफसरों ने उन अधिकारियों की तत्काल पहचान नहीं बताई है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकियों की तत्काल पहचान नहीं बताई जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है। बाइडेन प्रशासन ने अमेरिकी रसायन एवं जैविक शस्त्र नियंत्रण एवं युद्ध उन्मूलन अधिनियम के तहत 14 व्यापार और अन्य उद्यमों पर भी प्रतिबंधों का ऐलान किया है, जिनमें से ज़्यादातर जैविक रसायन जहर बनाते हैं। और वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि अमेरिकी खुफिया समुदाय का निष्कर्ष है कि रूस की संघीय सुरक्षा सेवा ने पिछले साल अगस्त से असंतुष्टों पर रूसी नर्व एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल रेसलिंग का अड्डा बन गया पाकिस्तान की असेंबली। आपको बता दें जमकर मारपीट हुई है और पाकिस्तानियों का जो ये रूप देखकर दुनिया ने समझ लिया कि अब ये आतंकी देश से कम नहीं है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें पाकिस्तान की असेंबली में तरह तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ के नेता भी भिड़ते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान की संसद हो या असेंबली है, वहाँ के लोगों की कोई, यानी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से माइंड आतंकी किस्म के लोग हैं। ये आतंकी किस्म के लोग कहीं भी मारपीट शुरू कर देंगे, चाहे फिर वो संसद हो या असेंबली हो, ये हमला तुरंत शुरू कर देते हैं। और यही कारण है कि अब इनके इस रूप को देखकर पूरी दुनिया भी समझ गई है कि वाकई में आतंकी देश ही हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत, कांग्रेस का सोपड़ा सफाया हुआ। बड़ी खबर निकल के आ रही है, पीएम मोदी ने जताया आभार। दोस्तों गुजरात में नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुक पंचायत के लिए चुनाव के मतों की गणना भी जारी, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि 81 नगर निगम अभी जो इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये है कि 8235 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई है 8200। आपको बता दें कि जिनमें से 8474 सीटों में 6034 पर भाजपा जीत हासिल की हुई। जी हाँ, 6034। अब आप समझिए कितनी बड़ी जीत है। कांग्रेस महज 1740 सीटों पर जीत सकी है। अब आप समझिए कि कांग्रेस का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चौथाई भी नहीं मिल सका है कांग्रेस पार्टी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात की जनता का आभार जताया है। हालांकि दोस्तों यहाँ पर AIMIM ने भी काफ़ी अच्छा किया है। कुछ जगहों पर तो 8 सीटों पे 8 सीटें पे लड़ी थी, जहाँ पे 7 सीटें मिली हैं। यानी मुस्लिम बहुल इलाकों में दोस्तों कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों ने नकार दिया है और ओवैसी जैसी सांप्रदायिक पार्टियों को उन्होंने वोट किया है। अब आप समझिए जिन जिन इलाकों में मुस्लिम बहुल इलाका है, जिन सीटों में, वहाँ पे मुसलमानों को पूरा वोट किया जा रहा है। मुसलमान केवल और केवल AIMIM को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से साइड कर दिए हैं। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें पड़ गई हैं। कांग्रेस पार्टी जिस मुसलमानों के नाम पर राजनीति कर रही, चाहे फिर गुजरात हो चाहे देश हो, अब मुसलमानों भी AIMIM की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का सोपड़ा और साफ हो गया। बची खुची आम आदमी पार्टी भी गुजरात में एंट्री करके वो भी कांग्रेस को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, यानी वेंटिलेटर पर भी अब नहीं छोड़ा है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। पश्चिम बंगाल में गरजे CM योगी आदित्यनाथ, कहा फिलहाल 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे TMC के गुंडे। CM योगी ने जिहादियों को कहा छोड़ दो पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा है कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में 2 मई के बाद TMC के गुंडे अपनी जान की भीख मांगेंगे। बंगाल में भाजपा की सरकार बनने के 24 घंटे में गौ तस्करी बंद की जाएगी। TMC के शासन में दुर्गा पूजा पर रोक लगाई जाती है। जय श्री राम का नारा प्रतिबंधित है, जो राम का द्रोही और उसका भारत और बंगाल में कोई काम नहीं। CM योगी बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार
वहाँ मालदा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि टीएमसी सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ है और ममता बनर्जी केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को लागू नहीं होने दे रही है। टीएमसी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और चारों ओर अराजकता फैली हुई है और गौ तस्करों को सरकार का संरक्षण है। उन्होंने कहा है कि सनातन संस्कृति की भूमि पर जनता की भावनाओं व भारत की आस्था के खिलाफ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पश्चिम बंगाल नोबेल पुरस्कार की धरती है। 25-30 साल पहले भारत का नौजवान रोजगार व व्यापार के लिए जहां आता था, लेकिन यहाँ की सरकारों ने बंगाल को बर्बाद कर दिया है। अब जनता के पास वोट बैंक की राजनीति करने वालों को मुंहतोड़ करारा जवाब मिलेगा। इस बीच टीएमसी के गुंडों को सीएम योगी ने साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि 2 मई के बाद पश्चिम बंगाल में ये गुंडे या तो बिल में छुप जाएंगे या तो राम नाम सत्य कर दिए जाएंगे और उन घुसपैठियों को भी बंगाल छोड़ना पड़ेगा जो बांग्लादेश से आए हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अब कांग्रेस पार्टी में भयंकर बगावत। दरअसल बीजेपी की भाषा बोल रहे गुलाम नबी आज़ाद से खपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन ही कर दिया है। दरअसल जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर बगावत के सुर उठने लगे हैं। 23 के 23 नेता बागी हो गए हैं, तो अब बागी हुए नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो रहा है। दरअसल जम्मू में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के निशाने पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद थे। शनिवार को दिल्ली में जम्मू कश्मीर कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ बगावत का सुर उठाने वाले वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी आलाकमान के खिलाफ जहर उगल चुके G23 के इन नेताओं की अगुवाई कर रहे गुलाम नबी आज़ाद का भी नाराज कांग्रेसियों ने पुतला फूंका और इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के सचिव और हाल ही में डीडीसी चुनाव जीत कर आए शहनवाज चौधरी ने आरोप लगाया कि गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। तो दोस्तों अब आप समझिए आपस में ही टकराने लगे कांग्रेस। हम चलते हैं अगले अपडेट। अब पंजाब में जहरीली शराब बेचने वालों को मिलेगी सजाए मौत, 20 लाख का जुर्माना। बीते साल पंजाब के अमृतसर, तरनतारन व गुरदासपुर जिले में जहरीली शराब से हुई 100 से ज़्यादा मौत के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट में लिए गए एक निर्णय के मुताबिक यदि कोई भी व्यक्ति नशीली दवाएं डालकर नकली शराब बेचता है तो उसे पीने से किसी की मौत हो जाती है। इससे दोषियों को मृत्युदंड, आजीवन कारावास और 20 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार ने वित्तीय संकट से गुजर रहे पीड़ित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए अमृतसर रेल हादसे के 34 मृतकों के पारिवारिक सदस्यों व वारिसों पर विशेष केस के तौर पर विचार करते हुए नियमों में ढील देते हुए उनकी योग्यता के मुताबिक अलग अलग विभागों व संस्थाओं में नौकरियां देने को भी मंजूरी दी गई है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक तरीके से अच्छे ही कानून। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों फिलहाल हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण राज्यपाल ने मंजूर किया बिल। जी हाँ, निजी नौकरियों में आरक्षण संबंधी बिल को हरियाणा में मंजूरी मिल गई है। इसके तहत अब निजी नौकरियों में 75% आरक्षण होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में जानकारी दी है। सीएम खट्टर ने बताया है कि फिलहाल बिल को राज्यपाल ने पूरी तरीके से सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी। राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद ही राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। एक निजी नौकरियों में आरक्षण को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी। जानकारी के अनुसार 50,000 रुपये प्रति माह वेतन तक की नौकरियों में अब यह कानून लागू होगा। यदि किसी कंपनी ने आरक्षण संबंधी कानून को नहीं माना तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये कानून सभी निजी कंपनियों, फर्मों पर, ट्रस्ट पर लागू होंगी। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कंगना रनौत पहुंची सुप्रीम कोर्ट, कहा शिवसेना से जान को खतरा, केस को हिमाचल ट्रांसफर करें। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल अपनी गंभीर टिप्पणी के लिए मुंबई में 3 आपराधिक मामलों में अभियोजन का सामना कर रही हैं। मामलों में कंगना रनौत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। कंगना रनौत ने अपनी जिंदगी को खतरा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से मामले को मुंबई से हिमाचल ट्रांसफर करने की अपील की है। कंगना का कहना है कि फिलहाल अगर मुंबई में मामले की जाँच चली तो उसके लिए खतरा हो सकता है।
मालूम हो कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल मुंबई में 3 क्रिमिनल केस चल रहे हैं। इस तरीके की बातें हैं। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, गुजरात निकाय चुनाव में AIMIM की धमक, गोधरा और मोटसा में बनी मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कान खड़े हो गए। गुजरात निकाय चुनाव में पहली बार चुनाव लड़ रही ओवैसी की अगुवाई में AIMIM की धमक बढ़ रही है। अहमदाबाद की 7 सीटों पर जीत के बाद AIMIM गोधरा और मोटसा नगर पालिका में भी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई है। मोडसा में AIMIM को 7 सीटें हासिल हुई और मोटसा में बीजेपी ने 19 सीटें जीती और कांग्रेस को महज 3 सीटें मिली हैं। वहीं गोधरा में बीजेपी को 18 सीटें मिली हैं। AIMIM को 7 सीटें मिली हैं। कांग्रेस को महज 1 सीटों में संतोष करना पड़ा और अन्य को 18 सीटें हासिल हुई हैं। बीते सप्ताह चुनावी कामयाबी के बाद ओवैसी ने गुजरात की जनता को धन्यवाद दिया है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।